गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन द क्लास 10th। आज हम लोग देखने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है क्षरण। क्षरण यानी कि इंग्लिश में हम लोग उसको करोजन भी कहते हैं, है ना। आपको याद होगा स्टूडेंट, हम लोग हमारा तीसरा पार्ट देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जिसमें इसके पूर्व वीडियो में हमने देखा हुआ है बेटा ऑक्सीकरण और अपचयन, है ना। ऑक्सीकरण और अपचयन में आप लोगों को याद होगा ऑक्सीकरण की क्रिया वो होती है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और हाइड्रोजन को जिसमें से जिस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन निकल जाता है और ऑक्सीजन से संयोग होता है उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। और अपचयन में इसके विरुद्ध क्रिया होती है बेटा, जिसमें हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाता है ना। और यदि और इसके अलावा दूसरी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है, खोकर नया उत्पाद बनाया जाता है, उसको हम लोग कहेंगे अपचयन, है ना। इसके पूर्व ये जो वीडियो हमने देखे इसके आधार पर वीडियो देखा मैंने, इसके आधार पर मैंने आप लोग को पूरी रासायनिक अभिक्रिया अच्छे से समझा के बताई है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा क्षरण। तो क्षरण में आपको जंग लगना पता होगा, है ना। किसी लोहे के कील को बहुत जल्दी जंग पकड़ लेता है ना, उसी को हम लोग क्षरण कहते हैं। परंतु क्षरण और जंग ये जो दो शब्द है वो अलग अलग है बेटा। ये अलग कैसे हैं, इसके लिए कुछ जानकारी मैं आप लोग को देना चाहता हूँ। इसके पूर्व मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रश्न है, मतलब अभी जो मार्च 2020 की परीक्षा हुई है ना, अभी लगभग हुई है, उसमें आप लोगों को याद होगा परीक्षा में आपके सामने मैं ये पेपर रख रहा हूँ बेटा। ये इस साल के मार्च 20 का पेपर है, जो 10वीं कक्षा का पेपर था। उसमें सबसे आखिरी वाले पन्ने पे जो प्रश्न होता है ना, उसमें ये पेपर में ये क्षरण के आधार पर एक प्रश्न पूछा गया है ना। ये आखिरी का जो प्रश्न है, जो चौथा प्रश्न होता है ना, चौथे प्रश्न में आप लोग को निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ता है, जिसके ऊपर पूरे 5 मार्क्स दिए गए होते हैं। ये 5 मार्क्स के लिए ये प्रश्न पूछा गया था। दी गई आकृति का निरीक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें देखिए बेटा, जमा हुआ जंग आप लोग को दिख रहा है, पानी की एक बूंद बनाई गई है। ये जो पदार्थ है, ये पूरा पदार्थ, ये जो चतुर्भुज वाला पदार्थ है, ये क्या है, जिसको हम लोग आयत भी कहते हैं। ये क्या है बेटा, ये एक है लोहे का कोई पदार्थ है ना, जिसके ऊपर ये जंग लगा हुआ छोटा सा भाग आप लोग को यहाँ पे दिखाई देगा, है ना। यहाँ पे देखिए ऋणाग्र और धनाग्र बना के बताए गए हैं आप लोग को, है ना। ये ऋणाग्र के रासायनिक सूत्र यहाँ पे आप लोग को दिया गया है, धनाग्र का एक रासायनिक सूत्र यहाँ पे दिया गया है। ये जो पदार्थ है ये लोहा है, जमा हुआ जंग का यहाँ पे एक सूत्र दिया गया है ना। और यह है पानी की बूंद, इसके बारे में भी आपको बताया गया है। अब याद रखिए बेटा कि ये प्रश्न इसमें से क्या पूछे गए हैं, इसके उत्तर हमको लिखना आना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न आप लोग को पूछे जाने वाले हैं, तो ये प्रश्नों के उत्तर हमको आना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे जंग किसे कहते हैं और क्षरण क्या है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। इसके उत्तर हम लोग को बहुत सावधानी से अच्छे से लिखने पड़ेंगे। ये दो प्रश्न देखने से पूर्व मैं आप लोग को बी, सी और डी ये प्रश्न आप लोग को समझा के बता देता हूँ। देखिए बेटा, जंग का रासायनिक सूत्र लिखिए, प्रश्न पूछा गया है, तो आपकी आकृति में ही ये तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। जंग का रासायनिक सूत्र देखा, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है Fe2O3.H2O, है ना, यही इसका उत्तर होगा बेटा, Fe2O3.H2O। देखिए परीक्षा में ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप लोग को दिए गए होते हैं जिसके उत्तर बहुत बार हम लोग को नहीं आते। यदि उस आकृति में अच्छे से हम लोग उस प्रश्न के उत्तर को ढूंढे तो हम लोग को उसका उत्तर मिल सकता है, यानी कि हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं हो तो भी हम लोग उसका उत्तर लिख सकते हैं। तो पढ़ना तो ज़रूरी है बेटा, ऐसा नहीं है कि हमको पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर हम लोग समय पर कोई चीज़ हम लोग को नहीं याद आ रही है तो आकृति का निरीक्षण करके उसको लिखने की कोशिश करिए। कोई भी उत्तर आप लोगों को रिक्त नहीं छोड़ना है, मतलब उसका कोई उत्तर नहीं लिखना है, ऐसा नहीं, हर एक प्रश्न को हल करने की आप लोग कोशिश करिए। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, सी, धनाग्र भाग में एनोड के पास आयरन Fe के ऑक्सीकरण की क्रिया लिखिए, है ना। तो धनाग्र में कौन सी क्रिया यहाँ पे बताई गई है, यहाँ पे ये वाली Fe एरो Fe2+ +2 इलेक्ट्रॉन, ये होगा इसका उत्तर, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने
ब्रैकेट में ठोस लिखा हुआ है, ठोस का लिए हम लोग एस लिखा हुआ है, Fe2+ यानी कि एक्वस विलयन का भाग हम लोगों ने इसको ब्रैकेट कोष्टक बना के लिख दिया है। तो इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं। डी प्रश्न हम लोग देखेंगे बेटा, ऋणाग्र भाग में कैथोड के पास ऑक्सीजन O2 की अपचयन की क्रिया लिखिए। मतलब साधारण स्थिति में ऐसा पूछा गया है कि ऋणाग्र की क्रिया लिखिए। तो ऋणाग्र की क्रिया कौन सी है बेटा, ये देखिए, O2 धन 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, E माइनस, इलेक्ट्रॉन के लिए E माइनस एरो, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 2H2O, है ना। O2 से हाइड्रोजन को ग्रहण करना, है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कौन सी क्रिया बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे, है ना। वो ऋणाग्र पे हो रहा है बेटा। और यहाँ पे धनाग्र पे Fe से Fe2+ बनना, मतलब इसके आयन में बढ़ोतरी होना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। तो धनाग्र यानी ऑक्सीकरण और ऋणाग्र यानी अपचयन। तो ये देखिए दूसरी क्रिया जैसे कि वैसे मैंने यहाँ पे लिखी है, O2 कोष्टक में लिखा है हमने गैस प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन एरो 2H2O। तो ये हो गया हमारा B, C और D क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं हमारे A प्रश्न के ऊपर, जिसका महत्वपूर्ण उत्तर हम लोग को यहाँ पे लिखना है। तो जंग किसे कहते हैं, यहाँ पे इसका उत्तर जो है ना, यहाँ पे एरो से मैंने नीचे लिखा हुआ है बेटा। तो जंग यानी होता है लोहे का पानी तथा हवा के साथ अभिक्रिया होकर लाल भूरे रंग की ठोस रूप में परत जमा होती दिखाई देती है, इस परत को जंग कहते हैं। मतलब जंग की परिभाषा आप लोग को समझ में आई कि लोहे का पानी और हवा के साथ एक अभिक्रिया होता है, अभिक्रिया होकर कुछ लाल भूले रंग की ठोस रूप में कुछ परत जमा होती है लोहे के ऊपर, उसको हम लोग जंग कहते हैं। और अब हम लोग देखेंगे हमारा आखिरी प्रश्न, क्षरण क्या है। तो क्षरण क्या है बेटा, इसका उत्तर हमने ऊपर लिखा हुआ है। धातुओं का ऑक्सीकरण होता है ना, आपको पता है धातुओं का ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीजन को क्या है, ग्रहण करना। ऑक्सीकरण होता है जिससे धातुएं कमजोर हो जाती है, उसे क्षरण कहते हैं। परंतु यहाँ पे ऑक्सीकरण में हम लोग धातु लेकर चल रहे हैं आयरन यानी कि Fe, उसका संकेत क्या है, सिंबल Fe है। तो Fe में जब धन आयन में बढ़ोतरी होती है उसको भी हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। तो धातुओं का ऑक्सीकरण होना और धातुएं कमजोर होना, इसे क्या कहेंगे, हम लोग क्षरण कहेंगे। तो अब चलते बेटा, ये प्रश्न जो है वो आपके स्वाध्याय में आखिरी में पूछा गया है, इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे। लेकिन अब चलते हमारे क्षरण की तरफ, जो हमारे कॉपी में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे एक आकृति दी गई है। तो इस आकृति में हम लोग को 4 परख नलियाँ दी गई है बेटा, है ना। 4 परख नलियों में 4 कीले हम लोग को यहाँ पे लेने हैं। 4 परख नली, 4 छोटे कीले हम लोग ने ले लिए। अब पहली परख नली में हम लोगों ने गर्म पानी लिया है, उसके ऊपर तेल डाला हुआ है। दूसरे परख नली में हमने नमक का पानी लिया बेटा, नमक का जो विलयन होता है ना, मतलब पानी के साथ, वो लिया है हमने। तीसरे परख नली में हमने सिर्फ कील ली है ना, जिसके साथ हवा का संपर्क हो रहा है। और चौथी परख नली में हमने एक कील ली हुई है और कैल्शियम क्लोराइड हमने इसके अंदर डाला हुआ है और इसको ऊपर से पैक कर दिया है ना। यहाँ पे हमने उसको रबर कॉर्क से इसको पैक कर दिया बेटा। तो यहाँ ये चारों क्रियाओं में उबला हुआ पानी और तेल का स्तर, नमक का विलयन, हवा और निर्जल कैल्शियम क्लोराइड, चारों में अगर हम लोगों ने देखा, चेक किया, निरीक्षण किया, तो हम लोग को क्या दिखाई देगा। मतलब सबसे पहले जो है, कौन सी कील को जंग चढ़ने वाला है। जंग तो हर एक इसमें चढ़ेगा, है ना, चढ़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जंग लगने वाली क्रिया होती है बेटा, उसके लिए पानी और हवा, इन दोनों की आवश्यकता होती है ना। तो लवणों की उपस्थिति में जंग लगने की क्रिया तीव्र गति से होती है। मतलब ये जो NaCl यानी कि नमक का जो घोल है, उसमें वो तीव्र गति से होने वाला है, लवण है NaCl यानी, है ना। इसके बाद यहाँ पे उबला हुआ पानी और तेल का स्तर है ना, इसमें भी पानी के साथ ये संपर्क में आ रहा है, परंतु हवा का स्तर इसमें कम होगा। लेकिन ऑक्सीजन तो है ही, पानी में ऑक्सीजन होता है, तो इसमें भी ये जंग लगने वाला है। फिर इसके बाद ये तीसरा नंबर का जो है परख नली, उसमें जंग लगेगा। फिर वो चौथे नंबर की परख नली है, उसमें जंग लगने वाला है। परंतु ये चारों क्रियाओं में अलग अलग लेवल पर जंग लगने की क्रिया होती है।
तो इसमें क्या बुलाया गया बेटा कि क्या आपके दैनिक जीवन में रिडॉक्स अभिक्रिया का प्रभाव देखा है? नए 2 पहिए वाले अथवा 4 पहिए वाले वाहनों में चमक दिखाई देती है। आपने देखा होगा कि जब नया वाहन हम लोग घर में लेके आते हैं तो उसमें चमक दिखाई देती है, उसमें हम लोग को वो उसका नई वाहन का जो रंग होता है वो आकर्षित करता है, और पुराने वाहनों की चमक जो होती है वो जा चुकी होती है। तो धातुएं के पृष्ठभाग पर लाल भूरे रंग की ठोस रूप में परत जमा होती दिखाई देती है। इस परत को हम लोग जंग कहते हैं, है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को जंग का सूत्र बताया, और जंग किसे कहते हैं ये भी बताया। तो जंग का रासायनिक सूत्र आप लोग को याद करके लिखना होगा बेटा, Fe2O3.H2O, ये इसका रासायनिक सूत्र होगा जंग का। और जब धातु के पृष्ठभाग पर लाल भूरे रंग की ठोस के रूप में परत जमा होती है उसे हम लोग जंग कहेंगे। तो लोहे पर जंग सीधे हवा की ऑक्सीजन की लोहे के पृष्ठभाग से अभिक्रिया होकर तैयार नहीं होता। देखो कि लोहे पर जो जंग होता है ना वो सीधा हवा और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होकर तैयार नहीं होता पृष्ठभाग से, है ना। इसके लिए और कोई भाग जिम्मेदार है। उसके लिए क्या जिम्मेदार है? इसके लिए है विद्युत रासायनिक अभिक्रिया भी जिम्मेदार है। मतलब ये जंग विद्युत रासायनिक अभिक्रिया से निर्माण होता है। लोहे के पृष्ठभाग पर अलग अलग भाग धनाग्र व ऋणाग्र बनते हैं। जैसे आकृति में अभी आप लोगों ने देखा होगा, है ना, कि यहाँ पे लोहे के पृष्ठभाग पर ऋणाग्र और धनाग्र ऐसे 2 भाग बनते हैं, है ना। तो धनाग्र और ऋणाग्र के बारे में आप लोग को यहाँ पे जानकारी बताई गई है। धनाग्र भाग में एनोड के पास Fe का ऑक्सीकरण होकर Fe2 निर्माण होता है ना। कौन से आयन निर्माण होंगे बेटा? Fe2 प्लस आयन होंगे, इसीलिए इसको ऑक्सीकरण कहते हैं। तो Fe डैश एरो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। फिर ऋणाग्र देखेंगे हम लोग। ऋणाग्र भाग में कैथोड के पास O2 का अपचयन होकर पानी का निर्माण होता है। मतलब ऑक्सीजन का अपचयन होता है, ऑक्सीजन मतलब चला जाता है, निकल जाता है, और हाइड्रोजन के साथ उसकी अभिक्रिया होती है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन निकल गया, लेकिन उसके बाद ये हाइड्रोजन को ग्रहण किया इसने, तो इस क्रिया को हम लोग अपचयन कहेंगे बेटा, है ना। तो ऋणाग्र यानी कि अपचयन होना, धनाग्र यानी ऑक्सीकरण होना। तो जब Fe2 प्लस आयन का धनाग्र भाग में स्थानांतरित होते हैं तब उनकी पानी के साथ अभिक्रिया होकर ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीकरण द्वारा Fe3 प्लस आयन का निर्माण होता है। मतलब देखिए बेटा कि यदि Fe2 प्लस आयन तो बने हैं ही, परंतु इसका यदि पानी के साथ अभिक्रिया हुई तो ये कौन से आयन में परिवर्तित हो जाएगा? Fe3 प्लस आयन में परिवर्तित हो जाएगा, और इसी को हम लोग ऑक्सीकरण कहेंगे। मतलब आयन की संख्या बढ़ना, 2 प्लस का 3 प्लस होना। तो Fe3 प्लस आयनों द्वारा अघुलनशील लाल भूरे रंग के सजल ऑक्साइड का निर्माण होता है, उसे ही जंग कहते हैं। तो जैसे जैसे पानी के मात्रा में हवा आती रहती है, वो पानी की बूंदे लेता जाता है ना, लोहे का पृष्ठभाग, उसी तरह उसके ऊपर लाल भूरे रंग का एक परत जमा होती जाती है, उसी को हम लोग जंग कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा जंग किस तरह से निर्माण हुआ ये बताया गया है। Fe3 प्लस आयन के 2 परमाणु और पानी के 4 परमाणु 4 H2O से जाकर हम लोग को एक जो अभिक्रिया होकर जो मिल रहा है वो है जंग। जंग का सूत्र होगा Fe2O3.H2O सॉलिड, और 6H मतलब हाइड्रोजन गैस एक्वस के फॉर्म में उड़ जाना या वहीं पे रुक जाना, वो दिखती नहीं है हाइड्रोजन गैस हम लोग को। तो वातावरण में विभिन्न घटकों के कारण धातुओं का ऑक्सीकरण होता है, जिससे धातुएं कमजोर हो जाती हैं। तो देखो बेटा धातुओं का बहुत सारे घटकों के कारण ऑक्सीकरण होता है। उसके लिए जिम्मेदार घटक मैंने आप लोग को बताया कि हवा और पानी तो है ही, लेकिन इसके अलावा है विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। तो इसे ही हम लोग क्षरण कहते हैं। कमजोर हो जाते हैं ना धातु, और कहते हैं, और लोहे पर जंग जम जाती है। लोहे पर जंग लगता है एवं उस पर लाल भूरे रंग की परत जमा होती है, ये लोहे का क्षरण है। क्षरण यह एक अत्यधिक गंभीर समस्या है, इसका अभ्यास हम अगले प्रकरण में करने वाले हैं। मतलब और अच्छे से क्षरण जो है हम लोग अगले पाठ में देखने वाले हैं, परंतु ये बहुत गंभीर समस्या है बेटा। इसके बाद हम लोग को देखना है हमारा आखिरी भाग है बेटा, जिसके बाद हम लोग स्वाध्याय शुरू करेंगे। स्वाध्याय में ये प्रश्नोत्तर में आप लोग को
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा, वो ये सब आप लोग को अपनी कॉपी में उतार के रखना है। अब हम लोग देखते हैं हमारा आखिरी भाग, जिसको हम लोग कहते हैं रैंसिडिटी, यानी कि बदबू, है ना। आप लोगों को बदबू पता ही है, बहुत अच्छे से पता है, बचपन से हम लोग आसपास की गंदगी से देखते आ रहे हैं कि बदबू बहुत बुरी चीज़ होती है। बदबू में इंसान ज़्यादा समय तक नहीं रुक सकता, है ना। तो ये जो बदबू है यहाँ पे जो आपके विज्ञान एक भाग में दी गई है, वो उस बदबू के बारे में नहीं बोल रहे हैं। ये बदबू बोल रहे हैं बेटा बचे हुए तेल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बचे हुआ तेल, मान लो कि टीन के डिब्बे में बहुत सालों तक जमा हुआ है ना, या फिर कोई बचा हुआ घी है, बहुत सालों तक हमारे घर में पड़ा हुआ रहा, और उसके बाद अगर उससे हमने कुछ व्यंजन या कोई पदार्थ बनाए, तो ये कैसे बनते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। वो जो व्यंजन बनते हैं ना, उससे बदबू आना शुरू हो जाता है। कोई उदाहरण मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ऐसे टीन में रखे हुए बहुत सालों के बचे हुए तेल से यदि हमने समोसे बनाए, है ना, तो वो अधिक समय तक हवा के कारण ऑक्सीकरण होकर बदबूदार हो जाते हैं। ये इसमें बताया गया है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तो जब पुराने बचे तेल का उपयोग भोज्य पदार्थ बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तब उसमें बदबू फैलती है। यदि इस तेल में खाना पकाया तो खाने का स्वाद भी बदलता है। जब तेल या घी को दीर्घ समय तक वैसा ही रहने दे या तले हुए पदार्थ को अधिक समय तक रहने दे, तब हवा के कारण तेल व घी का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है यानी कि क्या होता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, है ना, और हाइड्रोजन को मुक्त करना, छोड़ देना, खो देना, उसको हम लोग ऑक्सीकरण कहेंगे। तो इसमें हम लोग मानकर चलते हैं कि ऑक्सीजन को ग्रहण करने की वजह से बहुत समय तक, दीर्घ समय तक रखा हुआ तेल या घी से यदि हम लोग कोई पदार्थ तले और उसको ज़्यादा समय, अधिक समय तक रहने दें, तो उसका ऑक्सीकरण होकर वो बदबूदार हो जाता है। यानी कि कोई भी पदार्थ को बदबूदार बनाने के लिए कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण होता है। तो जिस खाद्य पदार्थ में तेल और घी का उपयोग करते हैं, उसमें ऑक्सीकारक अवरोधक का उपयोग किया जाता है। मतलब कोई खाद्य पदार्थ में हमने तेल या घी का उपयोग किया है, तो वो ऑक्सीकरण होकर खराब होना शुरू होता है। ज़्यादा देर तक हम लोग उसको नहीं रख सकते, हवा के संपर्क में नहीं रख सकते। तो यदि हवा बंद डिब्बे में खाद्य पदार्थ रखे जाए, तो खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण जो है वो नहीं होगा, या फिर उसकी अभिक्रिया हो जाती है बेटा मंद, यानी कि उसकी अभिक्रिया मंद होने की वजह से उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। इस वजह से हमने देखा होगा कि बहुत सारे टीन के डिब्बे में जो पदार्थ हैं वो बहुत सालों तक, 1-2 सालों तक जैसे कि वैसे ही रहते हैं। यदि उसकी एक्सपायरी वो डिब्बे पर दी गई है, उसके बाद उसको खाना नहीं है, लेकिन वो बहुत सालों तक, बहुत दिनों तक ऐसा बोल सकते हैं, वो अच्छे ही रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर हवा नहीं होती। हवा बंद डिब्बे में उस खाद्य पदार्थ को रखना चाहिए, जिससे बदबू नहीं आती और वो पदार्थ अच्छे से हम लोग रख सकते हैं। तो बेटा ये स्वाध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर हमने यहाँ पे देखने हैं। इस प्रश्न को, हर एक प्रश्न को अच्छे से आप लोग को पढ़ना है, लिखना है, उसको याद करना है। जब जब परीक्षा में ये प्रश्नोत्तर पूछे गए हैं, देखिए परीक्षा में आप लोग को बताया गया है कि यहाँ पे आखिरी जो प्रश्न है, ये जो 5वां, नीचे दिए गए आकृति का निरीक्षण कीजिए और रासायनिक अभिक्रिया स्पष्ट कीजिए। इसके आधार पर इसी मार्च 2020 में प्रश्न पूछा गया था। मतलब यही स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर में से हमें प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नोत्तर आपके पास लिखे हुए होने चाहिए। हर एक प्रश्न की आप लोग को पढ़ाई करनी है, बड़ा याद रखना है और परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो वीडियो है वो अच्छा लगा, पसंद आया। तो आप लोग को जो मैं प्रश्नोत्तर लिख के दूंगा, वो अगली वीडियो में, अगले समय में आप लोग को लिख के रखना है बेटा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने ऊपर ध्यान रखिए। और थैंक यू सो मच, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, बाय, थैंक यू, बाय।